Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here. My dear, you can see it's chemistry for class 12th. Now today our topic will be catalysis. हम अपनी पिछली दो क्लासेस हमने पढ़ी हैं, दोनों ही क्लासेस में हमने कैटालिसिस के बारे में स्टडी किया है और कैटालिसिस के लिए को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कैटालिटिक प्रोमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजनस। ओके, तो कैटालिटिक प्रोमोटर्स क्या होते हैं, इसको देख करके ही आप बता सकते हैं कि कैटालिटिक प्रोमोटर क्या हो सकते हैं। प्रोमोटर मीन्स प्रोमोट करने वाले, कैटालिटिक मीन्स कैटलिस्ट को, ऐसे समझ लीजिए, कैटलिस्ट को प्रोमोट करने वाले। दूसरी तरफ है कैटालिटिक पॉइजन, तो ये क्या है, कैटलिस्ट को, पॉइजन मीन्स उसके रेट को डिक्रीज़ करने वाले, उसकी पावर को कम करने वाले। तो हमें यहाँ पढ़ना है आज कैटालिटिक प्रोमोटर्स और कैटालिटिक पॉइजन के बारे में। तो कैटालिटिक प्रोमोटर्स क्या होते हैं, तो पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी केमिकल इक्वेशन बना करके दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हैबर्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। ओके, तो जब इन दोनों की केमिकल इक्वेशन कराई जाती है, आयरन वहाँ पर कैटलिस्ट होता है और यहाँ आप एक मोलिब्डेनम लेते हो, ठीक है, और लो टेम्परेचर लेकर के और हाई प्रेशर आप यहाँ पर लेते हो, तब बनता है आपका अमोनिया। ये लीजिए। तो लेकिन यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे कैटालिटिक प्रोमोटर कौन है। यहाँ पर कैटालिटिक प्रोमोटर का मतलब है कैटलिस्ट को प्रमोट करने वाला, कैटलिस्ट की पावर को प्रमोट करने वाला। तो एक इक्वेशन तो आप यहाँ पर ये देखिए, एक और केमिकल इक्वेशन मैं दिखा रहा हूँ, वो भी सेम इक्वेशन ही है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन भी गैस ही लेनी है हमें। ओके, और इनकी जब केमिकल इक्वेशन आप कराएंगे तो तब भी आपका 2NH3 ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ आपने लिया है आयरन कैटलिस्ट, ठीक है, और इसके साथ साथ इस बार आप मोलिब्डेनम को नहीं लेंगे, आप यहाँ इस बार H2S को ले सकते हैं, आप इस बार यहाँ CO2 को ले सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ CS2 को ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड को, आप चाहो तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ले सकते हैं, और वही लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ इस कंडीशन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों ही कंडीशन में आपने देखी, दोनों ही ये हैबर्स मेथड हैं, दोनों की दोनों हैबर्स मेथड है। लेकिन अब बात यहाँ पर सोचने वाली ये आ जाती है कि जब दोनों के सेम एग्जांपल हैं तो डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस है दोनों के बीच में, यहाँ पर मोलिब्डेनम है जो कि प्रोमोटर का काम कर रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कि पॉइजन का काम कर रहा है। तो कैटालिटिक प्रोमोटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर डूइंग वर्क टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, विच आर डूइंग वर्क टू इंक्रीज द पावर ऑफ ए कैटलिस्ट। ये रहा कैटलिस्ट, इसकी पावर को इंक्रीज़ करने वाले सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर्स, और इसकी पावर को कम करने वाले सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पॉइजनस। ये पॉइजन है, कैटालिटिक पॉइजन है ये भी और ये भी। इन सब का काम क्या है, ये सब आयरन की पावर को कम कर देते हैं। इस पर रिएक्शन करने के बाद ये आयरन की पावर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, मीन्स कम कर देते हैं। जब इसकी पावर कम होगी तो रेट ऑटोमेटिकली इसका कम हो जाएगा रिएक्शन का, जबकि मोलिब्डेनम यहाँ एक प्रोमोटर का काम कर रहा है। तो कैटालिटिक प्रोमोटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर डूइंग वर्क टू इंक्रीज द पावर ऑफ ए कैटलिस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। कैटालिटिक प्रोमोटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर डूइंग वर्क टू इंक्रीज द पावर ऑफ ए कैटलिस्ट। Such substances are known as catalytic promoters, and here is catalytic promoter is molybdenum. मोलिब्डेनम एक यहाँ पर कैटालिटिक प्रोमोटर है। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल दीज सब्सटेंसेज आर द कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर डूइंग वर्क टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ ए कैटलिस्ट। जो कि एक कैटलिस्ट की स्ट्रेंथ हो या उसकी पावर हो, उसको ख़त्म करने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं कैटालिटिक पॉइजन। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये टॉपिक। दोनों के लिए एग्जाम्पल है आपका फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम हैबर्स मेथड। हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम हैबर्स मेथड, दोनों में ही यही मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। इससे पहले आप होमोजीनियस हेटेरोजीनियस कैटालिसिस पढ़ चुके हो, इससे पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिसिस भी पढ़ चुके हो। आज आपने ये पढ़ लिया। अब आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक और नए टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का नाम है एसिड बेस कैटालिसिस। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसी होती हैं
जो पर्टिकुलर सब्सटेंस से ही कैटेलाइज्ड की जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर CH3COOH एथेनोइक एसिड या इसे एसिटिक एसिड भी हम कहते हैं, जब इसकी केमिकल इक्वेशन इथाइल अल्कोहल के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जब इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो बनता है CH3COOC2H5 और प्लस H2O। तो ये जो एक रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक एसिड है, ठीक है, एक अल्कोहल है, और ये बना आपका एक एस्टर, नाम है एथिल एसीटेट, और ये तो अपना वाटर है ही, ठीक है। जब एक एसिड ने अल्कोहल से रिएक्शन किया, हमेशा ये होता ही है, व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विद एन अल्कोहल, ठीक है, देन फॉर्म एन एस्टर, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस प्रोसेस नोन एज एस्टिफिकेशन। ये एक एस्टिफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये एसिड बेस कैटालिसिस का मतलब क्या है, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं कि या तो वो एसिड से कैटेलाइज्ड होती हैं या फिर वो बेस से कैटेलाइज्ड होती हैं, और सच केमिकल रिएक्शन विच आर कैटेलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एसिड और बेस, सच रिएक्शंस आर नोन एज एसिड बेस कैटलिस्ट एंड द फेनोमेना इज नोन एज एसिड बेस कैटालिसिस। तो ये आपको समझना है, एसिड बेस मीन्स प्रोमोटिंग और कैटेलाइज्ड बाय एन एसिड, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या रिएक्शन को जो है एसिड या बेस उसे कैटेलाइज्ड करते हैं, उसके रेट को घटाते या बढ़ाते हैं तो वो एसिड करते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस कैटालिसिस में बी डिफाइंड एज दोज एसिड बेस सब्सटेंसेस विच आर डूइंग वर्क टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, सच एसिड बेस सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिड बेस कैटालिस्ट एंड द फेनोमेना इज नोन एज एसिड बेस कैटालिसिस। समझ में आया? मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, दोज एसिड बेस सब्सटेंसेस विच आर डूइंग वर्क टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, विच आर डूइंग वर्क टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ओके, विदाउट टेकिंग पार्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, आप चाहो तो कह सकते हो। सच सब्सटेंसेज ऐसे एसिड बेस सब्सटेंस आर नोन एज एसिड बेस सब्सटेंस, एसिड बेस कैटालिस्ट एंड द कंप्लीट फेनोमेना इज नोन एज एसिड बेस कैटालिसिस। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया एसिड बेस कैटालिसिस। अब यहाँ पर एक और है जिसका नाम है एंजाइम कैटालिसिस। लीजिए साहब, एंजाइम कैटालिसिस भी समझ लीजिए। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम्स आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। एंजाइम्स आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग हायर मोलिकुलर मास कंपाउंड। जो एंजाइम होते हैं वो नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और हायर मोलिकुलर मास उनके पास होता है। और अब एंजाइम समझ लीजिए, जैसे सपोज दैट बहुत सारी केमिकल इक्वेशन है एंजाइम कैटालिसिस के बारे में आप मान लो स्टडी कर रहे हो, जैसे कि C12H22O11 है। यहाँ पर ये है क्या, सपोज दैट कि सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज आपने ले लिया, प्लस इसकी इक्वेशन आपने वाटर से करा दी, और वाटर से कराने के बाद में यहाँ पर आपने एक एंजाइम ले लिया जिसका नाम है इन्वर्टेज, जो कि यीस्ट में पाया जाता है। जब इसकी इक्वेशन होगी तो C6H12O6 होगा प्लस C6H12O6 होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों कंपाउंड सेम कैसे हैं, तो इसमें माय डियर एक फ्रक्टोज है तो दूसरा ग्लूकोज है। याद रखना, जब सुक्रोज की केमिकल इक्वेशन, सुक्रोज का वाटर हाइड्रोलिसिस कराया जाता है इन प्रेजेंस इन्वर्टेज एंजाइम, देन इट गिव्स फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरह मैं आपको एक बार फिर से एक और इक्वेशन दिखाता हूँ C12H22O11 की। जब केमिकल इक्वेशन आप वाटर से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में कराना चाहते हो, सपोज दैट आपका ये सुक्रोज था और यहाँ आपने माल्टोज ले लिया, ये माल्टोज है, और यहाँ पर एंजाइम कौन होगा, माल्टेज, तो बनेगा फिर से वही C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो देखिए यहाँ पर ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है। ध्यान रखना, हमेशा दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। ये कंडीशंस हैं। सुक्रोज होगा जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे, और जब माल्टोज के वाटर हाइड्रोलिसिस कराया जाए माल्टेज एंजाइम, तब आपको ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। इस चैप्टर में आपको डीपली, और मैं बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है वहाँ पर मैं इसके बारे में आपसे डीपली डिस्कशन करूँगा। तो एंजाइम कैटालिस्ट क्या होंगे, एंजाइम कैटालिसिस किसे कहेंगे। एंजाइम कैटालिसिस में बी डिफाइंड एज दोज एंजाइम सब्सटेंसेस, ध्यान से समझ लीजिएगा, दोज एंजाइम सब्सटेंसेस विच आर डूइंग वर्क टू इंक्रीज द rate of reaction or decrease the rate of reaction due to their presence only without taking part during the chemical reaction. Such enzyme substance are known as enzyme catalyst and this whole phenomena is known as enzyme catalysis. ध्यान से समझने की कोशिश करें। Those enzyme substances which are doing work to increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction due to their presence only without taking part during the chemical reaction.
सच एंजाइम सब्सटेंस आर नोन एंजाइम कैटलिस्ट एंड द फेनोमेना इज नोन एज एंजाइम कैटलिसिस। समझ में आया? ये आपके एंजाइम कैटलिस्ट, ये एंजाइम है। आप इनकी में से किसी एक को ले लीजिए, C6H12O6 आप अकेले को ले लीजिए यहाँ पर, और किसकी प्रेजेंस में? आप ईस्ट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराइए। और इस बार जो आप एंजाइम है यहाँ पर दूसरा ले लीजिए। दूसरा एंजाइम कौन सा हो सकता है? आपने यहाँ पर ले सकते हैं इन्वर्टेज, तो आपने ऊपर ले लिया है, माल्टेज यहाँ पर ले लिया है, और अभी बता रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा 2C2H5OH प्लस 2CO2, ये बन जाता है। चेक कर लीजिए, एल्कोहल बन रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन करके बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक और एंजाइम है, आई थिंक क्या है वो, जाइमेज, ये है जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपने ये काम कर दिया। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन, ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शन का जो रेट इंक्रीज होगा तो एंजाइम की वजह से होगा। ये ऐसी कुछ इसी तरह की रिएक्शन है, बायोमोलिक्यूल रिएक्शंस होती हैं। और दूसरी चीज़, अगर इनका रेट डिक्रीज होगा तो भी नहीं एंजाइम की वजह से डिक्रीज होगा। तो क्या है एंजाइम कैटलिस्ट? एंजाइम कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर डूइंग वर्क टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके, सच एंजाइम सब्सटेंस आर नोन एंजाइम कैटलिस्ट एंड दिस होल फेनोमेना इज नोन एंजाइम कैटलिसिस। तीनों ही एग्जाम्पल आप इसमें नोट कर लीजिएगा। कौन कौन है यहाँ पर? ये है फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बाय द वाटर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। यहाँ पर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ माल्टोज विद द हेल्प ऑफ माल्टेज। ये क्या वन है? ये ग्लूकोज है। जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इन्होंने एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो ये है आपका एंजाइम कैटलिसिस। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ माय डियर। अब और आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ, और जो हमारे पास में टॉपिक अब बचे हुए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स ये बार बार आ रहा है एग्ज़ाम में, हर साल आपसे पूछा जा रहा है कि सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि एक चीज़ तो इसके अंदर खुद कैटलिस्ट, ठीक, मान लीजिए कि कैटलिस्ट की सेफ ये है। दूसरी चीज़, यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी होंगे प्लस प्रोडक्ट भी होंगे जब केमिकल रिएक्शन होगी। तो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट जो हैं कुछ इस तरह के कैटलिस्ट होते हैं। सेफ से आप समझ रहे होंगे, सेफ यानी कि कोई ना कोई जो भी चीज़ है यहाँ पर सेफ से रिलेटेड है। तो सेफ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर दोज कैटलिस्ट विच आर सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर दोज कैटलिस्ट विच आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पोर ऑन द कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट के ऊपर जो पोर होंगे यानी कि छिद्र होंगे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज ऑन द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। साइज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर भी, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर मान लो A+B की हो रही है और बन रहा है C+D, समझ रहे हैं आप, ऊपर कैटलिस्ट भी बैठा हुआ है, मान लो कि आयरन ही बैठा, आयरन कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो ये जो A है प्लस B है, ये दोनों क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और C+D क्या है? दोनों प्रोडक्ट हैं। तो जो एंजाइम, ये जो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट हैं वो ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि इसके जो ये जो आयरन आपका कैटलिस्ट है, इसके जो पोर का साइज़ है, इसके जो पोर हैं यानी कि इसके ऊपर जो छिद्र हैं उनके साइज़ के पोर पर, एज वेल एज प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के पोर पर भी, मतलब इनके जो साइज़ है उस पर भी। तो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर दोज कैटलिस्ट विच इज़ कंसनट्रेशन, ऐसे समझ लीजिएगा, विच इज़ कंसनट्रेशन इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पोर ऑफ द कैटलिस्ट एज वेल एज ऑन द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो देखिए एक पूरी की पूरी कैटेगरी आपने पढ़ी होगी जियोलाइट्स की। जियोलाइट्स आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो जियोलाइट्स जो हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी जियोलाइट्स हैं वो सब एग्जाम्पल हैं सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट के। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है ZSM5। ZSM5 ये एक बेस्ट एग्जांपल है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट का। ओके, तो ये आप बिल्कुल मत भूल जाइएगा, ZSM5 इज़ द बेस्ट एग्जाम सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ZSM5 एक वैरायटी है जियोलाइट्स की। तो ये आपके हो गए। अब इस चैप्टर में देखिए स्टूडेंट्स कुछ बचा नहीं है। अब हम जो कल हम बात करेंगे केवल NCERT क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है माय डियर। एक दिन हम आपको NCERT क्वेश्चंस के लिए देंगे और आज की क्लास में मैं आपको NCERT कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, उनको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और उनको सेंड कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।